नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत भारत की एक और ऐतिहासिक उड़ान से, जिसके कामयाबी की इबारत लिखी इसरो ने। पहले स्क्रीन पर सफलता की इस उड़ान को देखिए। यह ऐतिहासिक उड़ान है संचार उपग्रह GSAT-29 की, जिसे थोड़ी ही देर पहले तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। 4 टन भार ले जा सकने वाली क्षमता वाले बाहुबली GSLV Mk-3D2 रॉकेट से उपग्रह को कक्ष में छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि लॉन्च होने के मात्र 16 मिनट में ही GSLV Mk-3 उपग्रह को पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर कक्ष में स्थापित कर देगा। मौसम की स्थितियों को देखते हुए प्रक्षेपण के लिए सभी मौसम के अनुकूल लॉन्चिंग पैड और प्रक्षेपण यान उपलब्ध रहेगा। Now the heaviest launcher of India is completed its development flight and entering majestically into this operational groups of launches of ISRO, that is along with the PSLV and GSLV. The first operational mission of this vehicle is going to be none other than the Chandrayaan-2 mission. It is going to take place January next year. Vehicle only is going to carry human to the space in 3 years from now. Kudos to this excellent and reliable assembled launcher of India. Regarding the GSAT-29, this is a very advanced satellite, high throughput satellite, and it carries the operational payload in Ka and Ku band. This particular satellite is going to provide services to the remote places of India, especially. और अब बात चक्रवाती गज की। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर चक्रवाती तूफान गज का खतरा मंडरा रहा है और इसका असर ओडिशा समेत कई दूसरे राज्यों में भी दिखेगा। ये चक्रवाती तूफान गज से सुरक्षित बचने की तैयारी है। मछुआरे अपनी बोट्स को तूफान से सीधे टकराने से बचाने के लिए दूसरी जगह ले जा रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने पद्मनाभ ब्रिज को भी खोला है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही तैयारी चक्रवाती तूफान गज से सुरक्षित बचने के लिए की जा रही है। अभी चक्रवाती तूफान चेन्नई की उत्तर पूर्व में करीब 860 किलोमीटर दूर है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अगले 24 घंटे में गंभीर चक्रवात तूफान में बदल जाएगा। भारत के कुड्डालोर और श्रीहरिकोटा के बीच टकराने का अनुमान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। ओडिशा, पुडुचेरी समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। इससे पहले चक्रवात तितली ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में तबाही मचाई थी। अब गज को लेकर भी लोगों को सतर्क किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि चक्रवाती तूफान गज क्या है। संस्कृत में हाथी को गज कहा जाता है। गज शब्द को श्रीलंका से लिया गया है। इसमें हवा की रफ्तार 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। बेहतर कम्युनिकेशन और वार्निंग के लिए इन तूफानों का नाम दिया जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर देर शाम से देखा जा सकेगा। इस दौरान भारी से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, लेकिन तट के नजदीक आने के साथ साथ गज की शक्ति बढ़ेगी और खतरा भी बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर दौरे पर हैं। तीसरे फाइनेंस टेक्नोलॉजी उत्सव यानी फिनटेक फेस्टिवल में पीएम ने बताया कि भारत में वित्तीय क्रांति जारी है। सिंगापुर नमो नमो की गूंज से सराबोर दिखाई पड़ा। पीएम मोदी का सिंगापुर में जोरदार स्वागत किया गया और मोदी मोदी, नमो नमो और वंदे मातरम के नारे लगे। प्रधानमंत्री ने तीसरे फिनटेक फेस्टिवल में शिरकत की, जो दुनिया के बड़े फाइनेंशियल फेस्टिवल के तौर पर माना जाता है। पीएम ने यहाँ फिनटेक फेस्टिवल में नोट भाषण दिया और कहा कि युवाओं की ऊर्जा पर भरोसा करने से ही दुनिया की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति से लोगों की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में बताया। Digital transactions in India are growing rapidly. Today, 120
28 banks in India are connected to UPI. Transactions on UPI grew 1,500 times in the last 24 months. Every month, the value of transaction is growing by over 30%. भारत दुनिया के निवेशकों के लिए माकूल जगह है। इसके बारे में पीएम ने बताया कि भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल होता है। That India has the largest data consumption in the world and the cheapest rates for data and one of the top nations in fintech adoption. So, I say this to all the fintech companies and startups. India is your best destination. फिनटेक फेस्टिवल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अपने 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दौरान पीएम पूर्वी एशिया सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक में शिरकत करेंगे। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी बैठक में भाग लेंगे। सिंगापुर के पीएम ली सेन लुंग समेत कई ग्लोबल नेताओं से मुलाकात होगी। जनवरी में भारत आसियान देशों के साथ पार्टनरशिप के 25 साल होने पर समिट का आयोजन करने वाला है और इसमें शामिल होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात वडोदरा के महासंग्राम की। इंतजार इंतजार और इंतजार। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हर जगह अब इंतजार ही हो रहा है। नामांकन के 3 दिन गुजर गए, लेकिन लिस्ट का इंतजार है कि लंबा खिंचता जा रहा है। अब ऐसे में इस इंतजार को क्या नाम दें? आवश्यक नहीं है कि हम लिस्ट जल्दी घोषित कर दें। उसमें जो समय लग रहा है उसकी कोशिश ये है कि जैसा, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह में उम्मीदवार बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे पास। इस इंतजार को क्या नाम दें? कभी भी हो सकती है। आज उसकी उम्मीद कम है, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट का स्वीकृति आ जाती है तो हम आज भी कुछ लिस्ट घोषित कर सकते हैं, लेकिन उसके कोई निश्चित नहीं, अन्यथा कल करेंगे। क्या एक साथ जारी होगी 200 उम्मीदवारों की लिस्ट? कांग्रेस क्या एक साथ सभी 200 उम्मीदवारों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से कोशिश तो यही है कि सभी 200 उम्मीदवार को घोषणा करना है, और अगर उसमें चयन समिति जल्दी से उसका सब लोग मिलकर निर्णय ले लेते हैं तो उसकी भी घोषणा जल्दी करें। अब तो इंतहा हो गई है। लिस्ट का इंतजार करते करते आंखें पथरा गई हैं। जयपुर से दिल्ली तक इंतजार लगातार लंबा खिंच रहा है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट है कि अभी भी इंतजार कराने के ही मूड में है। कांग्रेस की लिस्ट का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, मगर कांग्रेस के नेताओं की नामांकन का मुहूर्त निकला आ रहा है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस किसी खास रणनीति के तहत लिस्ट जारी करने में देरी कर रही है? क्या कांग्रेस अब एक साथ 200 सीटों की लिस्ट जारी करेगी? और क्या अभी भी कुछ सीटों पर कांग्रेस में पेच फंसा है? हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको मौका दें, नए चेहरों को मौका दें, युवाओं को मौका दें, महिलाओं को मौका दें, हर वर्ग के हर 36 कौमों को मौका दें। तो उसके चलते हुए ये आवश्यक नहीं है कि हम लिस्ट जल्दी घोषित कर दें। उसमें जो समय लग रहा है उसकी कोशिश ये है कि जैसा, लेकिन आप जानते हैं कि सब जगह में उम्मीदवार बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे पास में हैं। अच्छों में से अच्छा चुनना, ये आप भी जानते हैं, कठिन काम होता है। कांग्रेस भी मान रही है कि हर सीट पर उम्मीदवार तय करने में सियासी कसरत कम नहीं। कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर अभी भी पेच फंसा है। इन सीटों पर फंसा है पेच। बीकानेर पूर्व, फलौदी, लोहावत, फुलेरा, सांगरिया, हवा बहल, मालवीय नगर, खाजूवाला, बांदीकुई पर भी माथापच्ची जारी है। लूणकरणसर, सवाई माधोपुर, टोडा भीम और निवाई जैसे सीटों पर भी दावेदारों को लेकर मतभेद है। लिस्ट में देरी की वजह बुजुर्ग और 2 बार हारे हुए चेहरों पर विवाद भी है। लिस्ट में देरी की वजह आलाकमान युवाओं को ज्यादा मौका दिए जाने के पक्ष में।
कांग्रेस का एक वर्ग पुराने कांग्रेसियों को टिकट देने के पक्ष में। इन कांग्रेसियों में कुछ पिछले 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं और उम्रदराज दिग्गज भी हैं। फुलेरा और मालवीय नगर सीट पर महिला प्रत्याशी का पेच भी फंसा है। जाहिर तौर पर जब बीजेपी में लिस्ट के बाद बगावत जारी है तो कांग्रेस में भी टिकट की राह आसान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस सभी 200 सीटों पर एक साथ लिस्ट जारी करेगी या छोटी छोटी लिस्ट जारी कर संभव विवादों को टालने की कोशिश करेगी। बहरहाल इतना तो तय है कि कांग्रेस में टिकट का इंतजार अब सीमा लांघ रहा है और कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी कांग्रेस के लिए भारी न पड़ जाए। दिल्ली से दीपक व्यास के साथ गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। और बीजेपी से 5 बार विधायक रहे हबीबुर रहमान ने पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वे नागौर विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर खफा चल रहे थे। हबीबुर रहमान ने कहा कि कांग्रेस से उनका और उनके परिवार का पुराना नाता रहा है और वे कांग्रेस में बिना किसी शर्त के शामिल हुए हैं। और कांग्रेस में शामिल होने के बाद हबीबुर रहमान से बात की हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। से भाजपा से खफा हबीबुर रहमान ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हबीबुर रहमान साहब हमारे साथ में, उनसे हम बात करते हैं। सर, किन शर्तों पे, किस आश्वासन पे कांग्रेस में वापसी? बगैर शर्त में है। क्या वजह रही भाजपा से अलग होने? वजह कुछ नहीं, नागौर की जनता चाहती है कि हम उनके बीच में रहें। जनता हमें बहुत लाड प्यार करती है। टिकट कटना एकमात्र वजह? देखो, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की नीति होगी, इस नीति में कट गया, इसमें क्या परेशानी बात है? कुछ नहीं। सांप्रदायिकता की बात आ रही है कि सांप्रदायिकता का कार्ड भाजपा खेलना चाह रही है, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? वो तो हमारे इलेक्शन मोर्चा के महामंत्री ने लिख दिया ना कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ यूपी और गुजरात का कार्ड खेलना चाहती है। तो ये राजस्थान में ये कार्ड चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का एक अलग ही संस्कृति, यहाँ मोहब्बत वाला देश है हमारा प्रदेश। यहाँ टूरिस्ट भी बाहर के भी बहुत आते हैं, प्रदेश अपने देश के भी बहुत आते हैं और यहाँ का कल्चर देख के वो खुश होते हैं, यहाँ का खाना पीना देख के खुश होते हैं, रहने खुश होते हैं। तो राजस्थान में यूपी बिहार का कार्ड नहीं चलेगा। बात करने की कोशिश की आपने भाजपा नेताओं से जब आपका टिकट कटा उसके बाद? बात नहीं हुई, किसी से कोशिश तो की थी, बात नहीं। यूनुस खान का भी अभी टिकट में सूची में नाम नहीं आया, आपको लगता है उनको टिकट मिलेगा या कटेगा उनका? आप समझे नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर और जिसको पूरा कैबिनेट कहता था सेकंड मुख्यमंत्री, जब उसका ही फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में कहाँ से आएगा भाई? और आप कुछ दे दें, मुझे नहीं लगता कि आएगा उनका टिकट। रहमान साहब जिन्होंने आज कांग्रेस का जो है वो दामन थामा है, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि जनता अगर चाहेगी, कांग्रेस का नेतृत्व अगर चाहेगा तो फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। कैमरामैन अजय शर्मा के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए अब आपको दिखाते एक दिलचस्प तस्वीर। जब केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ एक दिन के लिए रिपोर्टर बने, राठौड़ एक गांव पहुंचे जहां उन्होंने राजेश्वर से मुलाकात की, जिसने खुद की नौकरी छोड़कर मुद्रा लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। मुद्रा योजना से इन्होंने पढ़ा पेपर में और मुझे इनके बारे में पता चला क्योंकि ये मेरे दफ्तर आए वहाँ। हाँ सर। दफ्तर आके इन्होंने बोला कि मेरा ये जुनून है, मेरे को कुछ करना है, तो इनको योजना के बारे में थोड़ा बहुत पता चला। बाकी इन्होंने खुद ने मेहनत करी और मेहनत करने के बाद ये फिर बैंक में गए। बैंक में जाके इन्होंने कागज भरे कि मैं मुद्रा योजना से लोन लेना चाहता हूँ और लोन लेकर 2017 में इन्होंने काम शुरू करा। और एक समय ऐसा था जब इनके पास 20 रुपए थे सिर्फ जेब में, काम छोड़ चुके थे, सिर्फ 20 रुपए जेब में थे। जुनून था कि कुछ काम शुरू करना है, लेकिन पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे। मुद्रा योजना से कितना पैसा मिला? सर मेरे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5 लाख रुपए की मिली, दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर मेरे को 5 लाख की मिली सर। 5 लाख की पहली इंस्टॉलमेंट, 5 लाख की दूसरी इंस्टॉलमेंट, और आज आप मेरे पीछे जो मशीन है 20 लाख का सर टर्नओवर आपके सामने सर कटी है। देखिए सर्वेश्वर खुद ही बता रहा है कि 20 लाख का टर्नओवर आज हो रहा है। ये पूरा का पूरा डिटर्जेंट बन रहा है। ये देखिए ये डिटर्जेंट यहाँ बन रहा, और इसको मैं अगर हाथ से उठा के आपको दिखाऊं तो जैसे वो देखते हैं ना,
पाउडर दिखते हैं, उसी तरह से बिल्कुल ये। बात अगली खबर की करेंगे। भारत वाहिनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी आज दौसा पहुंचे। इस दौरान गुप्तेश्वर रोड पर उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भारत वाहिनी पार्टी प्रदेश में रणनीति से काम कर रही है और अधिक से अधिक सीटें जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी उनकी विचारधारा या उनके मित्रों को सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो वह ऐसी सीटों को अपने सहयोगियों के लिए छोड़ देंगे। हमारी रणनीति है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर लोग हैं उनके वोटों का आपस में विभाजन नहीं हो। हम नीति और रणनीति के अंतर्गत लड़ रहे हैं। जहां हम आपस में लड़ने से हमारी विजय होगी वहां 10-15 सीटों पर फ्रेंडली मैच हो जाएगा और जहां हमको सीट छोड़कर अपने मित्रों को जिताने की आवश्यकता है वहां हम सीट छोड़ देंगे। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में बिल्डिंग से एक लड़का गिर रहा है। फिर आगे क्या कुछ हुआ, जरा देखिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी ने जो कैद किया उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो भी लोग चमत्कार पर विश्वास नहीं करते वो भी इस वीडियो को देखकर हैरत में पड़ गए। आप भी देखिए कैसे पतंग के चक्कर में जान आई आफत में, कैसे पतंग के चक्कर में बिल्डिंग से गिरा लड़का, कैसे पतंग के चक्कर में मौत के मुंह में पहुंचा लड़का। 9 साल का स्वप्निल और उसके दोस्त घर के बाहर खेल रहे हैं। इसी दौरान स्वप्निल को एक पतंग 5 मंजिला बिल्डिंग पर दिखती है और वो बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। नीचे खड़े उसके दोस्त पूरा नजारा देख रहे हैं। इसी दौरान नीचे खड़ा दोस्त बिल्डिंग से नीचे आई पतंग को लपकने भागता है। पर इससे संयोग कहें या चमत्कार या कहें ईश्वर की मर्जी, हो कुछ और जाता है। क्या होता है? पतंग के साथ स्वप्निल भी बिल्डिंग से गिर जाता है। पहले पतंग और फिर स्वप्निल तेजी से जमीन की ओर आते हैं। पतंग तो जमीन पर गिर जाती है मगर स्वप्निल दोस्त पर गिरता है। दरअसल पतंग के लिए दोस्त जिस जगह पर झुकता है उसी जगह पर स्वप्निल गिरता है और वो सीधा दोस्त पर गिर जाता है, जिससे स्वप्निल सीधे जमीन पर नहीं गिरता। फिर क्या, दोनों दोस्त उठकर कपड़ों से मिट्टी झाड़कर घर निकल जाते हैं। सच ही कहा है, जाको राखी साइयां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राम भक्तों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा क्योंकि रामायण एक्सप्रेस 8030 मुसाफिरों को लेकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ी है। इस मौके पर दिल्ली का सफदरजंग रेलवे स्टेशन भगवान राम के रंग में रंग गया। रामायण सर्किट के कॉन्सेप्ट पर इस ट्रेन को IRCTC की देखरेख में चलाया जा रहा है, जो 16 दिन की यात्रा पूरी करेगी। नेपाल की जनकपुरी से लेकर श्रीलंका तक जाने वाली इस ट्रेन में कई पड़ाव होंगे। आज से ये रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि रामायण एक्सप्रेस जो शुरुआत होने वाली है किस तरीके की अनुभूति हो रही है? देखिए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। हम लोग अलग अलग रिलीजियस सर्किट पे ट्रेनें चलाते रहते हैं। सूफी सर्किट हुआ, ज्योतिर्लिंग यात्रा हुआ, लेकिन रामायण सर्किट पे ये ट्रेन पहली बार जा रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अलग अलग सर्किट डिफाइन की थी, कृष्णा सर्किट, जैन सर्किट, रामायणा सर्किट। तो श्री राम से जुड़ी हुई जितनी भी जगहें हैं उन जगहों को एक साथ लोगों को घुमाने के लिए, एक साथ टूर कराने के लिए ये ट्रेन बनाई। ये जो रामायण सर्किट की बात हम कर रहे हैं तो किन किन खास जगहों से होते हुए ये ट्रेन गुजरेगी? देखिए, ये दिल्ली सफदरजंग से स्टार्ट हो रही है ये ट्रेन। इसका पहला हॉल्ट अयोध्या है। अयोध्या और नंदीग्राम 2 जगह हैं, 2 दिन में कवर होंगी। उसके बाद ट्रेन जाएगी सीतामढ़ी, जहां से सीतामढ़ी और जनकपुर जो नेपाल में है उसको बस से घुमाएंगे लोगों को। वहां से हम लोगों को वाराणसी ले आएंगे। वाराणसी भ्रमण के बाद ट्रेन प्रयाग आएगी। प्रयाग श्रृंगवेरपुर करने के बाद अगला हॉल्ट चित्रकूट होगा। चित्रकूट के बाद ट्रेन पंचवटी नासिक जाएगी। वहां से हम्पी जो किष्किंधा था वहां जाएंगे। हम्पी से हम लोगों को रामेश्वरम ले जाएंगे, मदुरई कराएंगे और वहां से फिर ये ट्रेन वापस आएगी। तो ये कुल टोटल 16 दिन की जर्नी है और 16 दिनों में ये सारी जगहें कवर कराई जाएंगी।
और खबर गुजरात से है। यहां के वाडोदरा में अनूठी रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी की थीम सेना और देशभक्ति थी। कलाकारों ने यहां देशभक्ति और सेना से जुड़े कई चित्र और रंगोली बनाई। आज देश बाल दिवस का जश्न मना रहा है। आज का दिन बच्चों को समर्पित है। तो आइए आज हम आपको बापू महात्मा गांधी के उस आश्रम में ले चलते हैं जिसको बच्चों के लिए शुरू करने में बापू ने बेहद खुशी और उम्मीदें जाहिर की थी। तो चलिए न्यूज़ 18 के साथ देहरादून के बाल वनिता आश्रम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लगभग 95 साल पहले एक खास मकसद से देहरादून आए थे और वो मकसद था श्रद्धानंद बाल वनिता आश्रम की आधारशिला रखना। 16 अक्टूबर 1929 को बापू ने अनाथ और बेसहारा बच्चों को बेहतर जीवन और समाज में एक पहचान देने के लिए इस आश्रम की नींव रखी थी। उन दिनों देश और देशवासियों के लिए ब्रितानी हुकूमत को देश से खदेड़ने का आंदोलन जोरों पर था। बापू की सक्रियता भी बेहद निर्णायक बन चुकी थी, लेकिन इस माहौल में भी देहरादून के लोगों में अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए उदारता महात्मा के दिल को छू गई थी। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य यही था कि निराश्रित बेसहारा बच्चे, उनको एक सहारा मिले और वे जीवन में पढ़ लिख करके देश के अच्छे नागरिक बन सके, अपने पैरों पर खड़े होकर के कुछ कर सके। आज 95 साल की लंबी उम्र में पहुंच चुके इस बाल वनिता आश्रम में बड़ी संख्या में निराश्रित और हर तरफ से ठुकराए हुए बच्चे नई जिंदगी पा रहे हैं। आज इस आश्रम परिसर में 30 बालिकाएं और 20 बालक हैं जो अलग अलग स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कि मैं गरीबों का इलाज करूं, क्योंकि आजकल गरीब लोग पैसे नहीं भर पाते, इस वजह से मैं गरीबों का इलाज करना चाहती हूँ। यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। यहाँ के जितने भी मेहमान्स लोग हैं वो लोग हमें अच्छी तरह से बच्चों की देखरेख करते हैं। यहाँ पे हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। पूरे देश में भले ही हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता हो, लेकिन देहरादून के इस वनिता आश्रम में रोजाना बाल दिवस होता है, क्योंकि यहाँ रहने वाला हर बालक बालिका बगैर अपनों के सहारे खुद अपनी जिंदगी की नींव तैयार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। वहीं आपको बता दें, राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।